Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। Dear students, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 8 को स्टडी किया, जिसका नाम है भोली। हमने देखा कि इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ को हमने समझने की कोशिश की और एक एक बात पर पूरा ध्यान दिया। तो आज की इस क्लास में इसी चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज को हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो ये चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो चैप्टर के शुरुआत में है, बीच में है या फिर आफ्टर द चैप्टर यानी कि चैप्टर के बाद में है, आप इन सभी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे और आप उनका आंसर कैसे देंगे। तो शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन वो आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम से लिया गया, जो कि इस चैप्टर की शुरुआत में आपसे पूछा गया है। पढ़े और पता लगाइए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा गया कि वाई इज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर, कि जो भोली के पिता हैं वो उसके बारे में चिंतित क्यों रहते हैं, यानी कि उसकी चिंता क्यों करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। जो भोली के पिता हैं उसका नाम है रामलाल। तो इसमें आप लिखेंगे कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, कि रामलाल के 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ दैम एक्सेप्ट भोली वर गुड लुकिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उन सभी बच्चों में सिर्फ भोली को छोड़ करके, यहाँ पर जो एक्सेप्ट भोली है इसका मतलब है भोली को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे वर गुड लुकिंग, दिखने में अच्छे थे, हेल्दी थे, स्वस्थ थे, स्ट्रॉन्ग थे। हैंस हालांकि इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड गुड एंड सुटेबल मैचेस फॉर देयर मैरिज, हालांकि उन सबकी शादी करने के लिए जो अच्छा रिश्ता है उसको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। बट लेकिन ऑन द कंट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, भोली हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली में ना ही अच्छा लुक है ना ही अच्छी इंटेलिजेंस, यानी कि ना तो वो दिखने में सुंदर है और ना ही वो समझदार है। सो इसलिए हर फादर वॉज वरिड अबाउट हर, इसलिए उसके पिता उसके बारे में हमेशा चिंतित रहते थे। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल, यानी कि कौन से ऐसे असाधारण कारण थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा जाता है, यानी कि कौन कौन से असाधारण कारण के लिए भोली को स्कूल भेजा जाता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि प्राइमरी स्कूल इज़ ओपन इन भोलीज विलेज, कि एक प्राथमिक विद्यालय भोली के गांव में शुरू होता है, यानी कि उसकी शुरुआत होती है। द तहसीलदार आस्क्स भोलीज फादर, जो वहाँ के तहसीलदार थे वो भोली के पिता को बोलते हैं टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए वहाँ के तहसीलदार उनको कहते हैं। इट इज़ सोशली रिस्ट्रिक्टेड टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल, वहाँ पर सामाजिक तौर पर यह बंधन था, यानी कि ये बाधित था किसी भी लड़की को स्कूल में भेजना। तो वहाँ पर जो ये अवधारणा थी उनको तोड़ने के लिए जो तहसीलदार थे उसके पिता को बोलते हैं कि अपने बेटे को स्कूल भेजें। नबडी विल मैरी अ गर्ल हु हैज़ गॉन टू स्कूल, यानी कि कोई भी ऐसी लड़के से शादी नहीं करेगा जो कि स्कूल गई हो। बट लेकिन भोलीज फादर हैज़ नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन भोली के पिता में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बातों को मना कर दे। भोलीज मदर सजेस्ट दैट, भोली की जो माता होती है यानी कि भोली की जो माँ होती है वह सुझाव देती है दैट भोली शुड बी सेंट टू स्कूल, की भोली को स्कूल भेजा जाना चाहिए। शी बीइंग अगली एंड विटलेस ऑलरेडी स्टैंड्स नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, कि वो एक बदसूरत है और वो बुद्धिहीन है, यानी कि वह विटलेस है, वो बुद्धू है। ऑलरेडी स्टैंड्स नो चांस, की फिर भी हालांकि उसकी शादी के कोई चांस, कोई अवसर नज़र नहीं आते हैं ऑफ गेटिंग मैरिड, दस इसलिए दे सेंड भोली टू स्कूल टू प्लीज़ द तहसीलदार, इसलिए वे तहसीलदार को प्रसन्न करने के लिए तहसीलदार की बातों को मानते हुए वे भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इन 2 क्वेश्चंस के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि इस चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, जो कि रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए हैं। पढ़े और पता लगाइए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि भोली, क्या भोली अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय करती है, यानी कि क्या उसे पहले दिन आनंद आता है अपने स्कूल में। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, भोली एंजॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि स्कूल में वह अपना पहला दिन बहुत एंजॉय करती है, उसे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे आप लिखते हैं कि शी फील्स हैप्पी टू सी मैनी गर्ल्स देयर, वहाँ पर वो बहुत सारी लड़कियों को देख करके खुश हो जाती हैं। द कलर्ड पिक्चर ऑन द वॉल फैसिनेट हर, जो दीवार पर जो लगी रंग बिरंगी जो तस्वीरें हैं वो उसको बहुत लुभावनी लगती हैं, यानी कि वो उनको आकर्षित करती हैं, वो उनको देख करके खुश हो जाती हैं।
शी क्राइज ऑल्सो, वह वहाँ रोती भी है। वैन, जब। द गर्ल्स लाफ एट हर स्टमर, यानी कि जब जो बाकी लड़कियां वो उसके हकलानेपन पर जब हंसती हैं तो वो वहाँ पर रोती भी है। बट, लेकिन। द टीचर सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस इंकरेजेस हर, लेकिन जो उसकी अध्यापिका होती है, जो उसकी आवाज़ बड़ी कोमल और बहुत ही शांति प्रिय जो उसकी आवाज़ है, उससे वो हिम्मत पाते, यानी कि उससे उसका साहस बढ़ता है। उसकी आवाज़ भोली के साहस को बढ़ा देती है। अब हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, कि क्या भोली को अपनी अध्यापिका उन लोगों से बिल्कुल अलग नज़र आती है जो कि उसके घर में होते हैं, यानी कि क्या भोली को अपनी अध्यापिका अपने घर के सदस्यों से अलग नज़र आती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ। शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट, कि उसको लगता है कि उसके टीचर बहुत ही अलग है फ्रॉम द पीपल एट होम, उन लोगों से जो कि उसके घर में होते हैं, यानी कि अपने घर के सदस्यों से कहीं ज़्यादा अलग वह अपने टीचर को पाती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि हर टीचर इज काइंड, उसकी जो टीचर है वो दयालु है, सिंपैथेटिक, इंकरेजिंग एंड अफेक्शनेट, यानी कि जो उसकी टीचर है वो बहुत ही दयालु है और सहानुभूति रखने वाली है, साहस बढ़ाने वाली है और अफेक्शनेट और बहुत ही प्यार करने वाली है। वेयरएज, जबकि द पीपल एट होम, लेकिन जबकि जो उसके घर में जो सदस्य होते हैं, नेग्लेक्ट है, वो उसका हमेशा तिरस्कार ही करते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द टीचर टेल्स, टीचर उसको बताती है दैट स्कूलिंग विल मेक हर लर्न एंड रिस्पेक्टेड, कि जो स्कूल की जो पढ़ाई है वो उसको शिक्षित बना देगी और आदरणीय बना देगी, यानी कि उसको आदर सम्मान मिलेगा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो कि अगले जो क्वेश्चन है वो भी चैप्टर के बीच में पूछे गए, जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट में पूछे गए हैं। पढ़े और पता लगाइए। तो इसके जो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि जैसे कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा कि इसमें एक व्यक्ति होता है बिशंबर नाथ, जो कि एक पंसारी होता है, उसकी तरफ से एक शादी का प्रस्ताव जाता है भोली के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या भोली के माता पिता बिशंबर की तरफ से जो शादी का जो प्रस्ताव आता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि जो भोली के माता पिता हैं वो बिशंबर की तरफ से जो शादी का जो प्रस्ताव आता है भोली के लिए उसको स्वीकार कर लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ वेल्दी ग्रोसर, कि वह एक संपन्न पंसारी है, यानी कि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ही डज नॉट डिमांड एनी डोरी, और वह किसी प्रकार का दहेज नहीं मांगता। दे फियर, उनको डर होता है कि बीइंग अगली एंड विटलेस नो वन एल्स विल मैरी हर, कि उनके माता पिता को यह डर होता है कि बदसूरत और बुद्धिहीन होने की वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, कि जो शादी तय होती है वह शादी होती क्यों नहीं है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, कि जो शादी है वो नहीं होती है। बिकॉज, क्योंकि ऑन सीइंग पॉकमार्क ऑन भोलीज फेस, कि भोली के चेहरे पर चेचक के निशानों को देखने के बाद बिशंबर डिमांड्स डोरी ऑफ 5000 रुपीज़, कि जो बिशंबर है वह 5000 रुपये का दहेज मांगता है। देन और फिर भोली रिफ्यूजेस टू मैरी, तो उसके बाद भोली शादी करने के लिए मना कर देती है। टू सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेप्टेबल कावर्ड लाइक बिशंबरनाथ, किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि बिशंबरनाथ की तरह कोई घटिया, लालची और घृणित व्यक्ति हो। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे गए जो कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हैं, जो कि आपके थिंक अबाउट इट कॉलम में है, यानी कि आप इनके बारे में विचार कीजिए। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल जाने की बात को लेकर के भोली के मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। व्हाट मेड हर फील, उसको किस बात से फील होता है, किस बात से वो महसूस करती हैं कि शी वॉज गोइंग टू ए बेटर प्लेस देन हर होम, कि वो अपने घर से किसी अच्छी और बेहतर जगह पर वो जा रही है। उसे यह सब बात किस बात से महसूस होती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि भोली हैड मैनी अप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, कि भोली के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारा डर होता है स्कूल जाने की बात को लेकर के। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, यानी कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, यानी कि स्कूल किस तरह का होता है। शी थॉट, उसको लगा था शी वुड बी टर्न आउट ऑफ द हाउस, कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड सोल्ड लाइक देयर ओल्ड काउ, और उसको
उनकी जो बूढ़ी जो गाय है उनकी तरह बेच दिया जाएगा, जिसका नाम था लक्ष्मी। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि शी वॉज गिवन बाथ, कि उसको नहलाया जाता है। देन और फिर ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई हेयर, उसके रूखे सूखे बालों में तेल भी लगाया जाता है। आफ्टर दैट, और उसके बाद अ क्लीन ड्रेस वॉज गिवन टू हर टू वियर, और उसको एक साफ सुथरी ड्रेस दी जाती है पहनने के लिए। टू पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब ये होता है पहनना। ऑल दिस मेड हर फील, यानी कि इन सारी बातों से उसको महसूस होता है दैट शी वॉज गोइंग टू ए बेटर प्लेस, कि वो बहुत ही अच्छी जगह पर जा रही है। देन हर होम, यानी कि अपने घर से भी किसी अच्छी जगह पर वो जा रही है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कि भोली की जो अध्यापिका होती है उसने किस तरह से कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन चेंजिंग, बदलने में, द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली का जो जीवन जीने का जो तरीका था, यानी कि जीवन जीने का जो मार्ग था, जिस तरीके से उसका जीवन चल रहा था, उसको बदलने में उसके अध्यापिका ने कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि भोलीज टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, कि भोली की अध्यापिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके जीवन जीने का जो तरीका था, जो मार्ग था, उसमें परिवर्तन लाने में। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, वही एक ऐसी पहली व्यक्ति थी हु स्पोक टू हर अफेक्शनेटली, जिसने उससे प्यार से बातें की थी। शी इंकरेज्ड हर, वही वो टीचर थी, पहली टीचर थी जिसने उसका साहस बढ़ाया। टू स्पीक आउट हर नेम, उसके नाम को बोलने में, विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय या फिर बिना किसी डर के। आगे आप इसमें लिखते हैं कि शी इनकलकेट इन हर अ डिज़ायर टू लर्न, यानी कि वही वो टीचर थे जिसने उसमें एक कुछ सीखने की इच्छा को पैदा किया। देन और फिर शी वुड बी मोर लर्न, और फिर वो और भी ज़्यादा शिक्षित बनेगी। एंड नो वन वुड बी एबल टू लाफ एट हर, और कोई भी उसके ऊपर हंस नहीं सकेगा, यानी कि कोई भी उस पर नहीं हंसेगा, एवर, कभी भी नहीं। देन पीपल वुड लिसन हर, तो लोग उसकी बातों को सुनेंगे। एंड वुड रिस्पेक्ट हर, और उसका सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे। शी टर्न हर इनटू ए कॉन्फिडेंट, डेयरिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन, और वह टीचर उसको एक विश्वासी, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, डेयरिंग, साहसी, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में उसको बदल देती है। हु कुड टेक हर ओन डिसीजन, जो कि अपना खुद का निर्णय ले सकता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच, यानी कि जब भोली के लिए शादी की बात आती है, बिशंबर नाथ की तरफ से एक रिश्ते का प्रपोजल आता है, तो भोली शुरू में उसके लिए तैयार क्यों हो जाती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, जो बिल्कुल ही अलग था। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में फिर वो शादी करने के लिए मना क्यों कर देती है। बट डज दिस टेल अस अबाउट हर, इस बात से हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि भोली एग्री टू अनइक्वल मैच, यानी कि भोली उस शादी के लिए तैयार हो जाती है जो कि अनइक्वल होती है, यानी कि बेमेल होती है, यानी कि उसका और उसके दूल्हे का कोई मेल नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि शी हैड पॉक मार्क, क्योंकि उसको चेचक के दाग होते हैं। सो इसलिए नो एल्स वुड मैरी हर, कि कोई और उसे शादी नहीं करेगा। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर मैरिज, उसके जो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते थे, वो उसके लिए चिंतित रहते थे। सो इसलिए टू फ्री देम, तो उनकी चिंता मुक्त करने के लिए, यानी कि उनको चिंता से मुक्त करने के लिए वह तैयार हो जाती है। फ्रॉम दिस वरी शी एग्रीड टू इट, यानी कि वह इसके लिए सहमत हो जाती है। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि शी रिजेक्टेड टू मैरी, और फिर वो शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि बिकॉज बिशंबर, यानी कि जो उसका दूल्हा होता है, यानी कि जिसका नाम बिशंबर होता है, द ग्रूम डिमांडेड 5000 रुपीज़, उसने 5000 रुपये की डिमांड की थी, यानी कि 5000 रुपये उसने मांगे थे। वैन ही सो पॉक मार्क ऑन हर फेस, जब उसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान देखे। देन से रिफ्यूज टू मैरी टू ए मीन, ग्रेडी एंड अनकंटेप्टेबल कावर्ड, यानी कि उसके बाद फिर वो ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर देते जो कि लालची हो, घटिया हो और घृणित कायर व्यक्ति हो। दिस टेल्स अस अबाउट हर, इससे हमें उसके बारे में पता चलता है दैट शी इज़ नाउ बोल्ड, अब वो साहसी है, कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर विश्वास है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है और आत्मविश्वासी है। आत्म यानी कि वो खुद का सम्मान जानती है। एंड सेल्फ डिसिसिव गर्ल, यानी कि और खुद का निर्णय लेने वाली एक लड़की है। नॉट ए डम ड्रिवन काउ, ना कि वह यूं ही हाके जाने वाली कोई भोली भाली गाय की तरह हो।
नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि भोलीज रियल नेम इज सुलेखा, कि भोली का जो असली नाम है वो सुलेखा होता है। वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, दिस फैक्ट एट द बिगनिंग, ये हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है, बट लेकिन ओनली इन द लास्ट बट वन पैराग्राफ, लेकिन इस पूरे चैप्टर के लास्ट और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में इस कहानी के इन भोली कॉल्ड सुलेखा, भोली को सुलेखा कह करके पुकारा जाता है एक बार फिर से। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, सी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी, कि उस समय पर भोली को सुलेखा कह करके क्यों पुकारा जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि सुलेखा वाज कॉल्ड भोली, कि सुलेखा को भोली कह करके पुकारा जाता था बिकॉज, क्योंकि शी वॉज कंसिडर्ड टू बी सिंपल्टन और ए फुलिश गर्ल, कि उसको एक मूर्ख और बहुत ही बुद्धिहीन लड़की समझा जाता था। दस, इसलिए द नेम भोली सिम्बोलाइजेज हर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विजडम, इसी तरह से जो नाम उसको भोली दिया गया था वह प्रतीक था उसके कम आत्मविश्वास और उसकी कम समझ को लेकर के। आगे आप इसमें लिखते हैं कि देयर इज़ नो इंसिडेंट, कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट और इवेंट और ऐसी कोई भी घटना नहीं है इन द होल स्टोरी, पूरी कहानी में, एक्सेप्ट एट द एंड, सिर्फ इस कहानी के अंत को छोड़ करके, दैट प्रूव्स, जो कि ये साबित करता हो, दैट शी इज़ नो लॉन्गर अ सिंपल्टन, कि वो अब बुद्धिहीन नहीं है, यानी कि अब वो मूर्ख नहीं रही। दैट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द ऑथर, कि ये ऑथर का एक सचेत कर देने वाला एक प्रयास है, ये कोशिश है, टू शो, यह दिखाने के लिए, दैट अल्टीमेटली सुलेखा हैज़ अचीव्ड हर रियल आइडेंटिटी, कि सुलेखा ने आखिरकार अपनी असली पहचान प्राप्त कर ली है, बाय लिटरली फ्लिंगिंग हर व्हील इनटू द फायर, कि अपने घूंघट को उस आग में फेंक करके उसने साबित कर दिया कि हाँ यस, उसने अपनी असली पहचान पाली है। तो जो कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है टॉक अबाउट इट, यानी कि आप इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने के लिए आपके लिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि भोलीज टीचर हेल्प्ड हर ओवरकम सोशल बैरियर, यानी कि सामाजिक जो बाधाएं हैं, जो रुकावट हैं, उनसे ऊपर उठने में भोली की जो अध्यापिका है उसने उसकी सहायता की, बाय इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, उसका साहस बढ़ा करके और उसको प्रेरित करके। आगे आपसे इसमें पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, कि आपके अनुसार आप कैसे योगदान दे सकते हैं टूवर्ड्स चेंजिंग, यानी कि वे सभी बातें जो परिवर्तन हैं, टूवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड, यानी कि जो सामाजिक जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो सामाजिक जो धारणाएं होते हैं, उनको बदलने में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इलिस्ट्रेटेड इन दिस स्टोरी, जो कि इस कहानी में आपको बताया गया है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि भोलीज टीचर हेल्प्स हर ओवरकम सोशल बैरियर बाय इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, कि भोली का साहस बढ़ा करके और उसको प्रेरित करके भोली की अध्यापिका उसकी सहायता करती है ताकि वो सामाजिक रुकावटें हैं उनसे ऊपर उठ सके, यानी कि अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आगे आप इसमें लिखते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन कंट्रीब्यूट, कि मैं योगदान कर सकता हूँ, टूवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड, कि जो सामाजिक जो धारणाएं हैं उसको बदलने में, इलिस्ट्रेटेड इन दिस स्टोरी, जो इस कहानी में दिए गए हैं, बाय मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करके, और द बेनिफिट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, यानी कि जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा होती है वो कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करके मैं थोड़ा बदलाव ला सकता हूँ। बाय सेंडिंग माई ओन डॉटर टू स्कूल, अपनी खुद की बेटी को मैं स्कूल में भेज करके भी कुछ बदलाव ला सकता हूँ। एंड बाय गाइडिंग दैम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि जो प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, उनके बारे में उनको निःशुल्क, यानी कि बिना किसी पैसे लिए, बिना कोई पैसा लिए उनको उनका मार्गदर्शन करके उनकी सहायता कर सकता हूँ, ये मेरा योगदान होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शुड गर्ल्स बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड असर्ट देम, क्या लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, एंड असर्ट देम, और अपने अधिकारों के लिए उनको पूरा जोर देना चाहिए। शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव द सेम राइट्स, ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेज, क्या लड़के और लड़कियों के पास समान अधिकार, समान कर्तव्य और समान विशेष अधिकार होने चाहिए। व्हाट आर सम ऑफ द वे, कुछ ऐसे रास्ते कौन कौन से हैं इन विच जिसमें सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली, कि जिससे कि समाज उनको अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, यानी कि अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट करता है। और इसमें आपको ये भी चर्चा करनी है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब हम मानवाधिकार के बारे में बातें करते हैं, डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ राइट,
तो क्या हम लड़के और लड़कियों के अधिकारों के बीच में भेदभाव करते हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि यस, जी हाँ, गर्ल्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड असर्ट देम, कि लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, एंड असर्ट देम, और अपने अधिकारों पर पूरा जोर देना चाहिए। आगे आप इसमें कहते हैं कि जी हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज शुड हैव द सेम राइट, कि जी हाँ, लड़के और लड़कियों के समान अधिकार होने चाहिए, समान कर्तव्य होने चाहिए, एंड प्रिविलेजेस, और समान विशेष अधिकार भी होने चाहिए। दीज आर सम ऑफ द वेज, कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं इन विच, जिसमें सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली, कि जिसमें समाज उनको अलग अलग तरीके से यानी कि असमान रूप से उनके साथ व्यवहार करता है। बॉयज़ आर गिवन हायर एजुकेशन, लड़कों को तो उच्चतम शिक्षा दी जाती है, उच्चतर शिक्षा दी जाती है। वेयर इज, जबकि गर्ल्स आर गिवन सिंपल एजुकेशन, लेकिन लड़कियों को एक सामान्य ही शिक्षा दी जाती है, यानी कि उनको कम शिक्षा दी जाती है लड़कों के मुकाबले। आगे आप इसमें लिखते हैं कि गर्ल्स फेस रिस्ट्रिक्शंस, लड़कियों के सामने बहुत सारी रुकावटें होती हैं, वे बहुत सारी रुकावटों का सामना करती हैं। वाइल बॉयज़ एंजॉय फ्रीडम, जबकि लड़के पूरी आज़ादी का आनंद लेते हैं। व्हेन वी स्पीक अबाउट ह्यूमन राइट्स, और जब हम मानव अधिकार के बारे में बातें करते हैं, वी डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट एंड बॉयज़ राइट, कि जब हम मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो हम कभी भी लड़के और लड़कियों के अधिकारों के बीच में अंतर्भेद नहीं करते, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कहानी के जो पात्र हैं, यानी कि कहानी में जितने भी सारे जो लोग हैं, वर स्पीकिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश, कि वो एक दूसरे से इंग्लिश में बातें कर रहे थे। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो आगे आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि इन विच लैंग्वेज वर दे स्पीकिंग, तो वो कौन सी भाषा में बोल रहे थे। यू कैन गेट क्लूज, आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं, फ्रॉम द नेम्स ऑफ द पर्सन, उन लोगों के नाम से, एंड द नॉन इंग्लिश वर्ड यूज्ड इन द स्टोरी, और कुछ ऐसे शब्द जो कि इंग्लिश के नहीं हैं और इस कहानी में प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें आप चर्चा करने के लिए इसका आंसर में आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी डोंट टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि मेरे अनुसार इस कहानी के जो पात्र यानी कि इस कहानी में जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। देयर नेम्स, उनके जो नाम है, लाइक भोली, बिशंबर, रामलाल, राधा, मंगला, चंपा, सुलेखा, लक्ष्मी एक्सेट्रा, यानी कि जो ये नाम हैं, आर ऑल हिंदी नेम, यानी कि वे सभी हिंदी नाम हैं। मोरेवर, और बात यहाँ पर यह भी है कि द यूज ऑफ सर्टेन हिंदी वर्ड्स लाइक नंबरदार, तहसीलदार, इज्जत, पिताजी, साहब, डिस्क्लोज द कैरेक्टर्स मस्ट बी स्पीकिंग इन हिंदी अमंग देमसेल्व्स, यानी कि जो ये अन्य कुछ नाम हैं जैसे कि नंबरदार, तहसीलदार, इज्जत, पिताजी, साहब, इनसे हमें पता चलता है कि जो इस कहानी के जो पात्र हैं वह जरूर हिंदी में ही बात करते हैं एक दूसरे से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 8 यानी कि भोली के क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल किया। जो भी क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर हैं उसमें शुरू में, बीच में या फिर चैप्टर के अंत में जो आपसे पूछे गए, हमने सभी क्वेश्चंस को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुना होगा और ये भी सीखा होगा कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।